Dear students, in the last class you studied almost half part of the story, Enemy. I hope that you would have enjoyed it, you would have understood the story. In this lecture, we are going to complete the story. As you heard in the last lecture, Dr. Sado decided to operate that American soldier. Although Hannah was a little bit hesitant, she did not want Dr. Sado to operate that American soldier because it would have been considered a crime. Saving the soldier of an enemy country would have been considered a crime, and its punishment was very severe. Hannah knew it, Dr. Sado knew it as well. But Dr. Sado's approach towards that prisoner was different. That Dr. Sado did not take him as the prisoner of war. Dr. Sado took him as a wounded man who needed a certain operation, and it was the part of his duty, being a doctor, it was the part of his duty to operate him and to save him. Finally, he decided to save the prisoner of war, an American soldier. ये आपने पिछली क्लास में सुन लिया. आपने पिछली क्लास में आखिर में ये भी सुना कि डॉक्टर सैडो ने उसे इंस्ट्रक्ट किया किसे, हाना को, कि तुम्हें कैसे इसे बेहोशी की दवा देनी है, एनेस्थीसिया देनी है. और जैसा जैसा कहा गया वैसा वैसा हाना ने किया भी, क्योंकि हाना तो खुद भी डॉक्टर थी, तो थोड़ी बहुत ये सारी चीजें सिखाई जाती है प्रैक्टिकली. अब इसके आगे कहानी बढ़ती है. नौकरों के भाव थोड़ा डिफरेंट थे, नौकरों का अंदाज थोड़ा अलग था. जैसा कहानी के अंत में पिछले लेक्चर में आपने सुना, यूमी को कहा गया कि गर्म पानी लाओ, वो लाके दे दी. यूमी से कहा गया कि इसका बदन साफ कर दो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया. यानी एक विरोध जो मूक था लेकिन द्रष्टव्य था, यानी कि जिसे सुना नहीं जा सकता लेकिन समझा और देखा जा सकता था, वो था किसमें? उन नौकरों में. लेखिका लिखती हैं, कुछ दिनों तक ऐसा ही चला. नौकरों की शिकायत चलती रहती थी, वो आपस में बोलते थे. खास करके जो माली था वो थोड़ा ज्यादा वोकल था, और जो ज्यादा पैट्रियोटिक था वो ज्यादा वोकल भी था, जो ज्यादा देशभक्त था वो ज्यादा थोड़ा सा आलोचक भी था, इस बात को लेकर के कि डॉक्टर सैडो एक अमेरिकन को बचा रहे थे. तो वो आपस में इस ढंग से बात करते कि वो बात किसके कानों तक चली जाए? हाना के कानों तक, जानबूझ करके. लेकिन लाइफ थोड़ी सी बोझिल हो गई थी, बोरिंग हो गई थी. सब लोग खींचे रहते थे एक दूसरे से. इस घटना के एक सप्ताह बाद दो घटनाएं एक साथ घटी, एक सुबह में और एक संध्या के समय. तो पहली घटना ये थी कि जितने नौकर थे, जैसा मैंने स्टोरी में आपको शुरू में ही कहा है कि वहां नौकरों की फौज थी, यानी एक दो नहीं 4-5 नौकर थे. जितने नौकर थे, यूमी हो, माली हो, रसोईया हो, जो भी हो, सारे लोगों ने एक बड़े से चादर में एक पोटली बांध ली, अपने कपड़े लत्ते सब उसी में बांध ली. और हाना से आकर के कहते हैं कि मैम, ये प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी ये जो अमेरिकन है, ये जब तक यहां रहेगा हम लोग यहां नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोग तो हैसियत वाले लोग हो, पैसे वाले लोग हो, पहुंच वाले लोग हो,
अगर कुछ गड़बड़ हुई, पुलिस को पता चला, तो आपकी जान तो बचेगी लेकिन हमारी जान नहीं बचेगी, क्योंकि पुलिस वाले हम लोगों को भी लपेटे में ले लेंगे कि तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया पुलिस को। इसलिए हम लोग नहीं रहेंगे यहां। हाना को बुरा लगा। हाना को बुरा इस बात का लगा कि हम लोग थोड़ा सा विकट स्थिति में, हमारे नौकर हमको छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन हाना तो बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी समझदार महिला थी। उसने सारे नौकर के जो पैसे होते, वेतन होता, उस दिन तक का सब पैसा गिन करके सबको हाथ में दे दिया। यद्यपि यूमी काफी अटैच थी बच्चों से, दाई थी, वो बच्चों की देखभाल किया करती थी, तो बच्चों से उसका जो मोह था वो जबरदस्त था। जाते जाते भी 2-3 बार उसने घूम घूम करके बच्चों को देखा। मालकिन को यानी कि हाना को भी कहा कि मालकिन अगर ऐसा कोई स्थिति पैदा हो मुझे खबर करवा दीजिएगा, मैं तो बगल में ही हूं, आ जाऊंगी। खैर ये घटना दिन की थी, सुबह की थी। संध्या के समय एक और घटना घटी, और वो घटना क्या घटी, एक पुलिस वाला उनके घर पहुंच गया। पुलिस वाले को देख करके हाना की हालत खराब हो गई। हाना को ऐसा लगा कि नौकर यहां से गए और उन्होंने शायद किसी पुलिस वाले को यह खबर कर दिया है कि हमारे घर में एक अमेरिकन सैनिक है, यानी ये तो देशद्रोह था, और देशद्रोह की सजा उसमें फांसी थी। इसकी हालत खराब हो गई। पुलिस वाले ने आते ही डॉक्टर सैडो के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। हाना बका गई। डॉक्टर सैडो अपने स्टडी में थे, यानी जहां वो पढ़ाई करते थे, अपना उनका कमरा था, किताब कॉपी जहां रहती थी, वो स्टडी में थे। हाना ने उंगली से उधर इशारा कर दिया, ये वहां गया, और जाकर के डॉक्टर सैडो को इन्फॉर्म किया कि आपको तुरंत राजमहल बुलाया गया है, सेनापति जी की स्थिति बहुत खराब है। हाना ने जैसे ही ये सुना तो उनके मुंह से अचानक से निकल गया बस इतनी सी ही बात। पुलिस वाले को भी अजीब सा लगा कि देश के सेनापति जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और खास करके युद्ध काल में तो आप समझ सकते हो सेनापति कितना पावरफुल हो जाता है। तो पुलिस वाले को लगा कि देश का इतना बड़ा व्यक्ति, इतना पावरफुल व्यक्ति मरने की स्थिति में आ गया है, और हाना कह रही है बस इतनी सी बात। तो वो भी थोड़ा सा मैंने भौचक्का सा हो गया कि ये कैसी लेडी है कि इस तरह की बात। लेकिन हाना बेचारी तो अपने पर्सपेक्टिव से बोल रही थी, अपने सोच से बोल रही थी, उसको लगा कि ये पकड़ने आया। फिर हाना ने बात को संभाला। ये गए डॉक्टर साहब वहां, जाकर के उन्हें देखा। देखने के बाद डॉक्टर सैडो कुछ देर मौन रहे। मौन रहने के बाद उन्होंने सारी बात बहुत बोल्डली कह दिया। किसको? सेनापति जी को, जनरल को। वो पीछे की सारी कहानी बिल्कुल ईमानदारी, बिल्कुल सच्चाई के साथ बता दी कि कैसे वो अमेरिकन सैनिक को अपने घर ले आए और कैसे उसकी जान बचाई। सेनापति जी को थोड़ा देर तो संभलने में लगा, क्योंकि उनके प्रिय डॉक्टर ने वो काम किया था जिसकी वजह से उनके डॉक्टर की मौत भी, मैंने उनको फांसी भी हो सकती थी, क्योंकि एक अमेरिकन सैनिक को बचाना यानी देशद्रोह, और देशद्रोह का मतलब फांसी। लेकिन सेनापति की स्थिति अनोखी थी। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक जादूगर की जान जो थी वो एक तोते में बसती थी। तोता खत्म तो जादूगर खत्म। यही वाली हालत थी किसकी? सेनापति की। सेनापति को मालूम था कि अगर इसको सजा होगी, और सजा मतलब मौत की सजा होगी, तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि डॉक्टर सैडो को सेनापति भगवान का ही रूप मानते थे। उनको किसी और डॉक्टर पर कोई भरोसा ही नहीं था। उन्होंने डॉक्टर सैडो को कहा, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया ये है कि मेरे पास हत्यारे हैं, असिसियंस हैं। मेरे 2 हत्यारे जाएंगे, आराम से उसकी हत्या कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तुमको केवल ये करना है
तो उसके कमरे का किवाड़ खुला रखना है। डॉक्टर सैडो ने कहा कि ये तो आसान है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, वो अंग्रेज है, अमेरिकन है, गोरा आदमी है, उसको उतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो अपना दरवाजा खोल करके ही रखता है। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हत्यारे जाएंगे, उसकी हत्या कर देंगे। और कराटे में, जूडो में, अगर आप में से किसी ने जूडो सीखा है तो मालूम होना चाहिए कि एक ट्रिक सिखाई जाती है इनवर्ड ब्लीडिंग की, यानी गर्दन के बगल वाले हिस्से में हिट किया जाता है तो अंदर से ही वो नस फट जाता है, जो बाहर से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो नस चूंकि क्रैक करता है तो उसकी वजह से अंदर अंदर ही ब्लीडिंग होती है और आदमी खड़ा खड़ा ही लुढ़क जाता है। इसको हम लोग इनवर्ड ब्लीडिंग कहते हैं। और जापान वाले तो अच्छी तरह से जानते हैं जूडो, क्योंकि उनकी ही वो है शस्त्र विद्या। तो कहा कि मेरे जो हत्यारे हैं, असिस्टेंट्स हैं, वो जाएंगे और उसकी हत्या कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, गायब भी कर देंगे, तुम निश्चिंत रहो। इसके बाद जनरल साहब का ऑपरेशन हुआ, बहुत सीवियर अटैक था, हार्ट अटैक था। उधर ऑपरेशन हुआ, वो ट्रीटमेंट हुई उनकी, वो रिकवर कर रहे थे। इधर डॉक्टर सैडो आए और इस इंतजार में थे कि हत्यारे आएंगे और इसकी हत्या करके चले जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर माइट बी ए क्वेश्चन इन योर माइंड, sir, how can a person like Dr. Sado allow someone to kill a person whom he had saved? क्या आपके मन में ये विचार चल ही रहा होगा कि सर, डॉक्टर सैडो की जो छवि अभी तक आई है कहानी में, बहुत दयालु, बहुत ही पवित्र हृदय का व्यक्ति, वो ये कैसे अलाउ कर सकते हैं कि जिस आदमी की उन्होंने जान बचाई थी उसकी ही हत्या की जाए? Your question is obvious, my little friend. But try to understand the human psychology. He had to choose two different individuals, either Hana or that American soldier. If you go through the story properly, since we are reading this one in summarized form, that's why we are missing some lines as well. But if someone starts studying the story line by line, you will come to know that Hana was deeply in pain. She was deeply in trauma to carry on that American soldier. She was mentally and physically fed up. आप सोच सकते हो, एक महिला जो जिसके इर्द गिर्द नौकरों का एक प्रोटेक्शन था, वो एक काम भी घरेलू नहीं करती थी, सारे काम नौकर चाकर, और उसको वो सारे काम करने पड़ रहे थे। एक ये तो फिजिकल हो गया, दूसरा मेंटल क्या हो गया कि डॉक्टर साहब तो डॉक्टर हैं, उनकी क्या व्यस्तता होती है वो आप सबको पता है, जो जिन्होंने डॉक्टर की व्यस्तता को देखा है। 12 बजे 1 बजे रात में भी उनको जगना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब तो व्यस्त अपने काम में मगन, घर में कौन, अकेली एक महिला और वो अमेरिकन सोल्जर। अब अगर किसी महिला को ये पता हो कि कोई आदमी आएगा, खास करके पुलिस वाले आए और इस अमेरिकन सोल्जर को देख लें, तो मेरे और मेरे पति की जान निश्चित रूप से जाएगी। यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर यही स्थिति 2-4 महीने चलती तो शायद पागल खाना जाना पड़ता हाना को, या फिर वो शारीरिक रूप से ही काफी बीमार हो जाती। तो इस तरह से देखा जाए तो एक तरफ हाना की स्थिति थी और दूसरी तरफ इस अमेरिकन और डॉक्टर साहब को, दोनों में से एक कुछ चुनना था। कहानी को बड़ा प्रैक्टिकली, बहुत अच्छे ढंग से, कई दफा क्या होता है फिल्मों में और कहानियों में नायक को महानायक के रूप में दिखा दिया जाता है कि वो तो एकदम देवता ही है, उससे कोई गलती नहीं। लेकिन इसमें डॉक्टर सैडो का जो नेचुरल टच है एक ह्यूमन बीइंग का, कि उसको पत्नी में से और एक ऐसे व्यक्ति को जिसको उसने बचाया है, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना ही पड़े, हाँ, तो वैसे कंडीशन में वो अपने पत्नी को ही चुनेगा, और यही उन्होंने किया। यही कारण था कि वो तैयार हो गए थे उसकी हत्या करवाने के लिए। पहला दिन हुआ,
रात हुई, रात में तेज हवा, उसमें थोड़ी बारिश वगैरह का मौसम आ गया था, रात में तेज हवा चल रही थी। तो उनके बहुत बड़ा मकान था, बहुत बागवानी में बड़े बड़े पेड़ सब थे। उन्हीं पेड़ों की झुरमुटे आपस में टकराती, तेज आवाज होती। तो नहीं कहा जाता चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात। तो ये आवाज पहले भी हुआ करती थी, लेकिन वो आवाज उतना सुकून पहले नहीं देती जितना आज डॉक्टर शैडो को दे रही थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो आवाज उन हत्यारों की है। वो आए हैं और उन्होंने उसकी हत्या कर दी और लेकर के जा रहे हैं। ये पहली रात की घटना है। अगली सुबह वो उठे और उठते ही सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे उस अमेरिकन को जाके देखना है कि वो है कि चला गया। नहीं, उसको मार दिया गया। वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वो तकिए पर सिर रख करके आराम से सोया हुआ। समझ गए कि आज कोई हत्यारा नहीं आया। सोचा आज की रात यानी दूसरे दिन वाली रात। इंतजार करते रहे। दूसरे दिन भी बहुत तेज हवा चल रही थी, तो उसके कमरे के दरवाजे खड़खड़ा रहे थे। तो हाना ने कहा भी कि जाकर के उसका दरवाजा हम लोग को बंद कर देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं है, अब वो स्वस्थ है, वो उसको कंफर्टेबल लग रहा होगा, हवा लग रहा होगा, वो अंग्रेज है, थोड़ा गर्मी लगती है, इसलिए वो खुला हुआ छोड़ा है, वो चाहे तो आराम से उठ के लगा भी सकता है, उसको लेकर के टेंशन नहीं। और डॉक्टर साहब को तो ये था कि लग जाएगा दरवाजा तो मुश्किल हो जाएगा अगर हत्यारे आएंगे। दूसरी सुबह वो उठे, उन्होंने वैसे ही उसे मगन मस्त देखा। तीसरे दिन भी इंतजार किया। तीसरी रात बड़ा सा लॉग मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा कोई पेड़ का टूट करके गिरा और बड़ी भारी बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। तीसरे दिन भी डॉक्टर साहब श्योर हो गए ये आवाज निश्चित रूप से उसकी हत्या की है। हाना घबरा भी गई कि ये आवाज है कौन चीज का। तो डॉक्टर साहब को पता था कि ये आवाज कौन, और उन्होंने हाना से नहीं कहा था। ये स्वाभाविक है। देखिए कितना साइकोलॉजी को टच करते हुए, मनोविज्ञान को टच करते हुए स्टोरी है ये, कि किसी महिला को अगर मालूम हो जाएगा आज की रात हमारे यहाँ हत्यारा आएगा और हमारे यहाँ रहने वाला एक आदमी की हत्या करेगा, तो वो महिला पागल हो जाएगी। वो मैंने अजीब अजीब सा बर्ताव कर, इसलिए हाना से उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन वो एक आदर्श पति थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जैसे ये घटना घटेगी उसके बाद में हाना को सच बता दूंगा। हाना को ये पता नहीं था, डॉक्टर साहब को पता था क्या होने वाला। डॉक्टर साहब ने हाना को कहा कि छोड़ो छोड़ो, कोई मैंने उनके नजर में भी डर था, छोड़ो क्यों परेशान हो रही हो, कोई होगा, कोई लकड़ी वगैरह गिरी होगी। नेक्स्ट सुबह भी उन्होंने, यानी 3 रात यूं बीता, अगली सुबह भी उन्होंने देखा कि ये आदमी उसी तरह स्वस्थ है, आराम से बैठा हुआ है। मन ही मन उन्होंने एक डिसीजन लिया और उस अमेरिकन सोल्जर से कहा कि तुम अब स्वस्थ हो, तुम आराम से चल फिर सकते हो, कुछ कोशिश करोगे, मेरे पास एक रास्ता है तुम्हें बचाने का। आज रात तुमको मैं भगा रहा हूं, तुम्हें अपने सिर पर टर्बन बांधना है, पगड़ी बांधनी है काले कपड़े की, क्योंकि तुम ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मतलब जिसका बाल लाल लाल हो और रात में भी चमकता है, अंधेरे में और ज्यादा। तो काला कपड़ा बांध लेना, मैं नाव की व्यवस्था कर देता हूं, तुम उसमें बैठ करके चले जाओ। यहां से दूर एक टापू है, उस टापू की खूबी है कि वो आधा साल डूबा रहता है और आधा साल वो धरती, इसलिए वहां कोई आधा साल डूबा रहेगा और आधा साल वहां पानी माने वो उसका जमीन निकला रहता है। इस कारण से कोई वहां बसते नहीं है, वो सुनसान टापू। वहां चले जाओगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। वो कैसे कि कोरिया के नाविक आते हैं अपने जहाज लेकर के मछली मारने के लिए, और कोरिया अब ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया हो गया, पहले एक था यूनाइटेड, जैसे हम लोग भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक थे, उसी तरह। तो कहा कि कोरिया के मछुआरे आएंगे, और कोरिया एक न्यूट्रल कंट्री थी। न्यूट्रल मतलब जिसको इससे भी दुश्मनी नहीं, उससे भी दुश्मनी नहीं। जैसे अभी हमारी और पाकिस्तान की जबरदस्त दुश्मनी है, लेकिन श्रीलंका का रोल न्यूट्रल वाला है। वो ना तो भारत के विपक्ष में जाता है ना पाकिस्तान के विपक्ष में जाता है, वो दोनों से इक्वी डिस्टेंस रखे हुए हैं। कोरिया की भी वही स्थिति थी, वो अमेरिका के विपक्ष में नहीं था, जापान के पक्ष में भी नहीं था।
तो कहा कि कोरियन जहाज से तुम कोरिया निकल जाना, वहां से अमेरिका भागने का तुमको रास्ता मिल जाएगा। समझा दिया क्या क्या करना है। कहा कि लाइट नहीं जलाना, माचिस तुमको मैं दे रहा हूं, सॉरी माचिस तो दिया नहीं, एक टॉर्च दी छोटी सी, और कहा क्या ऊपर में 2 बार फ्लैश करना, मैं समझूंगा। और लेकिन ये फ्लैश तुम जलाओगे कब? गोधूली बेला। गोधूली बेला आप समझते हो, जब वो सूरज लगभग डूबने पर एकदम लाल हो जाए, लेकिन हल्का हल्का अंधेरा टाइप का होने लगे। कहा अंधेरा होने पर नहीं जलाना, नहीं तो वो लाइट दिखेगा और लोग सस्पिशन करेंगे। तो गोधूली बेला में जलाना, मैं छत से देखता रहूंगा उस टाइम में। अगर तुमने 2 बार आकाश की ओर लाइट जलाई तो मुझे लगेगा तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, और मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा खाना पीना किसी तरह पहुंचा दूं। और अगर 1 बार तुमने जलाई तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से हो। और अगर तुमने जलाई ही नहीं तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि तुम चले गए। ये सारा चीज समझा दिया। संध्या के समय रात घिरने को आई, उन्होंने बोट की व्यवस्था की, पीने का ढेर सारा पैकेट वाला पानी दे दिया, खाने का सामान रख दिया, कंबल रख दिया, टॉर्च दे दिया, और उसको विदा किया। वो चला गया। इस घटना के 2-4 दिनों के बाद वो सेनापति जी से मिले, और उन्होंने एकदम बोल्डली, क्योंकि वो कमजोरी समझ चुके थे सेनापति जी का, वो ये जान चुके थे कि सेनापति मुझे मरने नहीं देंगे। उन्होंने बोल्डली सेनापति जी को सारी घटना बता दी। सेनापति जी ने बड़ा अफसोस जताया कि ये तो मेरी गलती है, मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम भी जान रहे हो कि मैं बीमार था, बुरी तरह से बीमार था, इस कारण से मैं वादा पूरा नहीं कर पाया। ये घटना 2-4 दिन के बाद हुई थी, और उसी दिन वो वापस लौटे आकाश की ओर। वो डेली, मैंने 2-3 दिन तो हो ही चुका था, डेली देखते तो वो 1 बार लाइट दिखाई देता, वो समझ जाते कि वो स्वस्थ है, ठीक है, खाना पीना सब कुछ अभी है उसके पास। लेकिन जिस दिन सेनापति जी से बात करके आए वो, और सेनापति ने भी कहा कि जाने दो, वो चला गया, ना ये बात मैं किसी को बताने वाला हूं, ना तुम किसी को बताना। क्योंकि सेनापति जी को भी ये बात की डर थी कि कल को जाके कोई इंक्वायरी हुई तो डॉक्टर तो सीधे कह देगा कि मैंने तो सेनापति जी को बता दिया था, और सेनापति जी ने प्रॉमिस किया था मैं मरवा दूंगा, लेकिन सेनापति अपना प्रॉमिस भूल गए। यानी पूरा आक्षेप किस पर आ जाएगा? सेनापति जी पर। इसलिए डॉक्टर साहब बड़ा स्मार्ट भी थे इस मामले में, इंटेलिजेंट भी थे। अपनी जान कैसे बचाने, अपनी खाल कैसे बचाने उनको पता था। तो वो उस दिन वहां लौट करके आए और आकाश की ओर देखते रहे, रात घिरने को आई, लेकिन एक बार भी वो टॉर्च की लाइट उन्हें दिखाई नहीं दी। वो श्योर हो गए कि आज इस व्यक्ति को, यानी उस अमेरिकन सोल्जर को, उसका जीवन रक्षक नाव मिल गया। आज वो अपना घर वापस चला गया। इस तरह से डॉक्टर सैडो ने उस अमेरिकन सोल्जर की जान बचाई। माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का एक बड़ा गहरा थीम है, और गहरा थीम ये क्या है कि अगर आप दिल के साफ हो ना, अच्छे हो, तो आप चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे, विश्वास मानो। अच्छे लोग ना कभी कभी गुस्सा में आकर के उनके मन में ये आ जाता है इसका ये बिगाड़ देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अच्छे लोगों से बुरा कभी होता ही नहीं है। डॉक्टर सैडो बड़ी पवित्र हृदय के थे। आखिरकार वो उसकी हत्या तक करवाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन परमपिता परमेश्वर इतना दयालु थे, उनको मालूम था कि इस पवित्र हृदय वाले व्यक्ति के हाथ में खून नहीं लगना चाहिए, पाप नहीं लगना चाहिए। उन्होंने साफ साफ इस पाप से भी डॉक्टर सैडो को बचा लिया। थैंक्स ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द स्टोरी प्रॉपरली। एक बात और, अब सारे क्वेश्चन आंसर कोई बोर्ड पर नहीं होगा, अब नोट्स दिया जाएगा अगले सप्ताह से। आप सभी लोगों को कैसे दिया जाएगा वो व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब कब आना है आपको, कैसे लेना है नोट्स, सारी चीजें एक नोटिस के माध्यम से 1-2 दिन में व्हाट्सएप पर सूचित कर दिया जाएगा। हो सकता है मैं यूट्यूब पर भी एक वीडियो आपके लिए दूं, ताकि आपको मालूम हो कि हमको कैसे देवघर जाना, कैसे नोट्स लेना है, या पीडीएफ के थ्रू कैसे मंगवाना है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी।
Once again, thanks all of you for watching my video.